मृत्यु आपकी करनी तो नहीं थी, उन्हें तो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप मिला था। आप तो केवल एक माध्यम थी उसके होने का। नहीं राम, मेरे ही भीतर लालसा जग गई थी अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा देखने की। मैं जिस पुत्र के माथे पर मुकुट देखना चाहती थी, वही पुत्र आज मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता। मैं अभागिनी हूँ। अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण मैं एक पूरे कुल को पतन की ओर ले गई। सब मेरी करनी है राम, सब मेरी ही करनी है। नहीं माता, इसमें केवल आपका दोष नहीं है। केवल आप नहीं थी जो महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त थी। मेरे पिताजी का भी दोष था, जो विवाह के समय आपके पिता को दिए गए वचन भूल गए थे। ना ही पिताजी उन वचनों को भूलते, ना ही वो होता जो हुआ। राम के ऐसा कहने पर कैकेयी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। माता कैकेयी अपने अतीत के उस भाग को भूल चुकी थी, इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ज्ञाता राम ने उन्हें अपना अतीत याद दिलाया। क्या था माता कैकेयी का इतिहास, और कौन सा वचन दिया था दशरथ ने माता कैकेयी के पिता को जो वो भूल गए थे। सुनिए कैकेयी की दृष्टि से रामायण को माँ कैकेयी के राम के अगले एपिसोड में। कैकेयी राज्य का दरबार सजा हुआ था। राजा अश्वपति दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनके मंत्री महाराज के दरबार में आने की घोषणा कर रहे थे। राजाधिराज सम्राट अश्वपति दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज अश्वपति की जय हो। महाराज, आज दरबार के आगे एक विचित्र समस्या है, एक विचित्र प्रकरण हुआ है। कैसा प्रकरण मंत्री जी, विस्तार से बताइए। महाराज, ये सिपाही जिसका नाम करम है, एक भगोड़ा है। इस पर आरोप लगा है कि ये युद्ध के मैदान से अपने साथियों को छोड़कर भाग गया और अब ये चाहता है कि इसे अपने अपराध के लिए क्षमा कर दिया जाए। ये तो निंदनीय है। एक योद्धा का काम होता है कि वो अपनी अंतिम सांस तक अपने देश के लिए लड़ता रहे, और ये तो बीच युद्ध में अपने साथियों को छोड़कर भाग गया। सिपाही करम, युद्ध के मैदान में भागते हुए सिपाही को ईश्वर भी क्षमा नहीं करते, तो फिर हम कैसे क्षमा कर सकते हैं तुम्हें? महाराज, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ। मेरी बात रखने का मुझे अवसर तो दीजिए। महाराज, ये सिपाही अपने सैनिक धर्म का अपमान कर चुका है। अभी ये आपको अपनी बातों के जाल में फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। ये एक चतुर मनुष्य है महाराज। इसके जैसे मनुष्य को हमारे राज्य में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। करम देशद्रोही है, करम देशद्रोही है। महाराज, अब तो पूरी सभा भी यही मानती है कि ये मनुष्य देशद्रोही है। मुझे लगता है कि हमें इस सिपाही को इसके अपराध के लिए कठोर दंड देना चाहिए। ऐसे सिपाही को तो देश निकाला होना चाहिए महाराज। मुझे तो लगता है इस भगोड़े सिपाही को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैं निर्दोष हूँ महाराज। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। महाराज, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं निर्दोष हूँ महाराज। पूरी सभा सिपाही करम को कठोर दंड दिलवाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन महाराज अश्वपति किसी सोच में डूबे हुए थे। वो किसी से कुछ कह नहीं रहे थे। महाराज, आपने क्या विचार किया? पूरी सभा आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। मुझे दरबार को प्रतीक्षारत नहीं छोड़ना चाहिए। निर्णय तो मुझे करना ही होगा। तो मैं सम्राट अश्वपति
ये निर्णय लेता हूँ कि ठहरिए पिताजी। जैसे ही अश्वपति अपना फैसला सुनाने लगे, उन्हें अपनी बेटी राजकुमारी कैकेयी की आवाज सुनाई दी। कैकेयी के दरबार में आते ही सारी आंखें उन पर जा टिकी। उन्हें वहां देखकर दरबारी आपस में ही बात करने लग गए। ये तो राजकुमारी कैकेयी है। कितनी सुंदर दिख रही है राजकुमारी। राजकुमारी तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। राजकुमारी सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, उनका मन भी सोना है, सोना। राजकुमारी दरबार में अपने पिता के सिंहासन के पास पहुंची। उन्होंने अपने पिता और कैकेयी सम्राट के आगे अपना सिर झुकाया। कैकेयी, पुत्री, तुम आज दरबार में कैसे? क्षमा करे पिताजी, पर मैं दरबार के पास ही थी। मैंने यहाँ हो रही सारी बातों को सुना और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने मंत्री जी की बातें भी सुनी और दरबारियों की बातें भी, लेकिन क्षमा करें पिताजी, पर मुझे लगता है कि महाराज को केवल दरबारियों की बातों